अब बांग्लादेश की शुरुआत करते हैं। जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो किस तावबाजी में था? जिन्ना किस तावबाजी में थे? जिन्ना को राष्ट्रपिता बनना था। लोग ठीक से पिता तो बन नहीं पाते, राष्ट्रपिता बनने के चक्कर में रहते हैं। लिखो एक लाइन। एंड बांग्लादेश वाज फॉर्म्ड ऑन 16 दिसंबर 1971 as a result of India-Pakistan war. बांग्लादेश का निर्माण 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। India becomes the first country to recognize Bangladesh. India becomes the first country to recognize Bangladesh on 6th December 1971. 6th December. ठीक है। 6 दिसंबर क्या हुआ? वो तो फ्रीडम डे मनाता है ना, नहीं समझे? वो तो अब 3 जून को लॉर्ड माउंटबेटन ने साइन कर दिया भारत पाकिस्तान बनेंगे, तो भारत तो बन ही गया था। फ्रीडम तो हमको तो सारे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जैसे मुक्त वाहिनी सेना है, समझौता सब हो गया। उसके बाद 16 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है ना? क्या लिखा आपने? 6 दिसंबर 1971। भारत पहला देश है जिसने 6 दिसंबर 71 को बांग्लादेश को मान्यता दिया। ठीक है। कभी कभी बेटा आदमी घर से बाहर जा रहा हो और कल आपका बर्थडे हो तो कहता है आज ही केक काट लो। आज ही मना लेते हैं। एक आध दिन 2 दिन तो चली जाता है, क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना? आगे लिखिए। इंडियन आर्मी ज्वाइंस बांग्लादेश मुक्त वाहिनी इंडियन आर्मी ज्वाइंस बांग्लादेश देश कर दीजिए, बांग्लादेश का मुक्त वाहिनी। भारतीय सेना ने बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी के साथ मिलकर बिकम इंडिपेंडेंट असिस्टेड इन बांग्लादेश। बिकम इंडिपेंडेंट असिस्टेड इन बांग्लादेश मतलब स्वतंत्र बांग्लादेश में सहायता दी थी। ये कहानी 2 डेट से गुजरती है। ठीक, एक डेट इसमें आती है कि वो मुक्ति दिवस कब मनाता है, अपना स्वतंत्रता दिवस। और जो इंडियन आर्मी थी वहाँ की मुक्त वाहिनी एक सेना बनाई गई थी बांग्लादेश में। पाकिस्तान के खिलाफ एक मुक्त वाहिनी सेना थी कि हम पाकिस्तान से हमें मुक्त करो। तो उस मुक्त वाहिनी सेना को सपोर्ट किसने दिया? इंडियन आर्मी ने। तो इंडियन आर्मी और मुक्त वाहिनी बांग्लादेश की मिल गई तो वो मजबूत सेना हो गई। तो पाकिस्तान हार गए। एक प्रकार से भारत ने अपना युद्ध बना लिया उसका काम, तो हार गई। तो हारने के बाद ये बांग्लादेश जिस उद्देश्य से आगे बढ़ा था सफल हो गया। एक प्रकार से आज़ादी दिलाने में उसने मदद किया। और आज़ादी दिलाते ही बोल दिया कि पहले तो उनको पकड़ा ना सबको, 90,000 थे, 90,000 पाकिस्तानी सेना ने समर्पण किया था। तो उसको आप समर्पण किए तो उनके साथ समझौता करके छोड़ दिया था समझौता। क्या करना, उनको खिलाओ पिलाओ फालतू रखो। और उसके बाद 16 तारीख को इसने
और भारत ने पहला दुनिया का देश है जिसने उसको रिकग्नाइज किया। फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश हेडिंग बनाइए, फर्स्ट ट्रीटी ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में पहली संधि। लिखिएगा 10 दिसंबर 1971, 10 दिसंबर 1971 लिखो। इंदिरा गांधी, पूरा सेंटेंस में नहीं बता रहा हूं, थोड़ा सा पॉइंट में बता रहा हूं, है ना। इंदिरा गांधी वर्सेस, या इंदिरा गांधी एंड, वर्सेस नहीं, एंड, है ना। ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक थे वो, ऑफिशिएट कर रहे थे, नजरुल इस्लाम, इन दोनों के बीच हुई थी। हम्म 16 दिसंबर 1971 लिखिए, लाइन बदल दीजिए, 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी कमांडर नियाजी, है ना, ठीक है ना, पाकिस्तानी कमांडर नियाजी सरेंडर्ड, ठीक है, सरेंडर कर दिया था। उसके सरेंडर करते ही बांग्लादेश स्वतंत्र मान लिया गया, ठीक है। ये नियाजी हेड था। लिखें 9 जनवरी 1972, 9 जनवरी 1972 शेख मुजर्बिर रहमान was released from Pakistan jails. मुजर्बिर रहमान, शेख मुजरबुर होना चाहिए, ऐसा लिखो, अंग्रेजी में चलो लिखो, MUZI, मुजी हो गया, और BUR, मुजर्बिर रहमान। असल में ये शेख हसीना का फादर था। सुनो, ये शेख हसीना नहीं है जो प्रधानमंत्री, दो महिलाएं तो वहां बनती हैं यार, एक खालिदा जिया है, एक शेख हसीना, या तो खालिदा जिया बनेती है या शेख हसीना, इस समय शेख हसीना है। हाँ, बहुत बुजुर्ग हो गई, अब कोई और पार्टी का नेतृत्व करेगा, ठीक है। तो शेख हसीना के ये पिताजी थे। हुआ ये था कि पूर्वी पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ, तो वहां का वो प्रधानमंत्री बने, कौन, मुजीबुर रहमान। लेकिन पाकिस्तान का जो डिक्टेटरशिप तो जानते हैं, वहाँ का हरामखोरी चलती रहती है, वहाँ के सैनिक सेना है, ये सब का बड़ा दबाव रहता है। इनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया, तख्ता पलट करके इसको जेल में डाल दिया। यही होता ही है। नवाज शरीफ का तख्ता पलट किसने किया, मुशर्रफ ने, और बाद में उसको जेल डाल दिया। उसी समय आपने गौर किया होगा, बाद में जो शिमला बेनजीर भुट्टो का बाप जुल्फिकार अली भुट्टो, जियाउल हक ने तख्ता पलट किया, जेल में डाल, जेल में ही नहीं डाला, उसको मार भी दिया, फांसी उसी दे दिया। तो इसको, ये जबकि पूरी मेजॉरिटी से आया था गवर्नमेंट में, और पूरी मेजॉरिटी में आने के बाद भी उनका ऐसे ही रहता है, इस तख्ता पलट किया, इसको हटाया, जेल में डाल दिया।
तो वहाँ की जो लोग थे, अब जैसे माना, उदाहरण देता हूँ कि कोई भी सरकार जब सत्ता में आई है तो जनता के मत से आई है। जनता के मत के मतलब है कि जनता बहुमत में चाहती है व्यक्ति सत्ता चलाए, और आपने पलट करके उसको जेल में डाल दिया, सत्ता हड़प ली, तो वो जनता तो बावली हो जाएगी ना जिसने उसको चुना था। आंदोलित हो गई जनता, और मुक्त वाहिनी मतलब रोज की खिटपिट खत्म करो यार, बहुत हो गया, हमारा देश ही अलग कर दो। और भारत को यह मौका दो तरीके से था। पहला मौका यह था कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक, और दुनिया का बहुत ही बड़ा लोकतंत्र है, उस समय भी था ऐसा। उसने कॉलोनियल जो है औपनिवेशिक सत्ता में अपनी दुर्गति उसने देखा था, और कुछ भी हो, कुछ भी, पराधीन सपने सुख नाही। इस लाइन को हमेशा जिंदगी में गौर करके रखना। पराधीन सपने सुख नाही, मखमल का बिस्तर हो, भोजन छक छक के स्वादिष्ट हो, सुविधाएं अपार भरी हो, लेकिन स्वतंत्रता का अभाव है तो सब बेमानी है। तो पराधीन सपने सुख नहीं, यानी किसी के अधीन रह करके भी सपने में भी सुख का एहसास नहीं होता। कॉलोनियल टाइम में हम लोग तो अंग्रेजों के गुलाम ही थे, और आजादी की क्या कीमत होती है और आजादी किस कीमत पे मिली है, यह इतिहास में पढ़ते हैं तो आपको जानकारी भी मिलती है। तो किसी भी व्यवस्था को जो अव्यवस्था के रूप में संचालित है, उसको व्यवस्थित करने के लिए बहुत सारे लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। तो भारत जैसा देश एक गुलाम का जो उस पर तगमा था, उसको एक संप्रभु राष्ट्र तक लाने में कितने वर्षों का और कितने तरीके का संघर्ष हुआ, और तब जाके लोकतंत्र की यहाँ पर रोपाई हुई, वृक्ष बना, और उसके फल को यहाँ की जनता खा रही है। अब पड़ोसी देश बांग्लादेश, जब बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के लोकतंत्र को रौंद देंगे आप, तो जो जिस कीमत पे लोकतंत्र की कीमत जो चुकाया है, उसको पता है कि लोकतंत्र किस कीमत पे बनता है, तो खून नहीं खोलेगा। जस्ट बगल में ऊपर से पाकिस्तान को लेकर के जो भाव थे, 71 आते आते काफी कुछ जानकारी भी हो गई कि ये पाकिस्तान जिस शर्त पे बना उसमें भी हाँ ना की स्थिति थी। बाद में ये जिस तरीके से हमसे संघर्ष में लगा रहता बिना मतलब के, वो भी उलझुल काम में है, और पूर्वी जो पाकिस्तान है इसको आजाद रहना ही ठीक है। और आप बहुत अच्छे से इस बात को इसमें जोड़ सकते हैं कि जब राम ने लंका को विजय किया था, तो राम का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था कि तो रावण को के जो कृत्य हैं और जो बात समझ नहीं पाया, उसके कारण हमको यहां तक आना पड़ा। तो हम तो अपनी भार्या के लिए ये युद्ध किए हैं, लेकिन इसमें एक मैसेज ये भी था कि सत्य की स्थापना भी कर रहे थे वो। अव्यवस्थित सोच को एक नुकसान क्या होता है इसका भी संकेत दे रहे थे वो, और यह भी बता रहे थे कि अगर आप कुशाग्र कितने हो,
समृद्ध कितने हों, बलशाली कितने हों, शक्तिशाली कितने हों, लेकिन आप नैतिक रूप से गए गुजरे हैं तो पतन आपका सुनिश्चित है। यह भी मैसेज राम रावण के युद्ध में निहित है। और ये सब तो परिलक्षित ही है कि अपनी पत्नी के लिए क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन साथ साथ ये सारी चीजें भी उसमें निहित हैं। लेकिन एक चीज निहित नहीं था, क्या? कि हम लंका को परास्त करेंगे लेकिन लंका अयोध्या का हिस्सा नहीं होगा। यह चीज भी राम क्लियर थी, यानी राम ये बताना चाह रहे थे कि हमारी युद्ध की रणनीति लंका को हड़पना नहीं था, जो अभी हम बता रहे थे यह था, और विभीषण को देके चले आए। 1971 में भारत ने मतलब पूर्वी पाकिस्तान, अब बांग्लादेश समझ लीजिए, बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी सेना के साथ जो हमारी आर्मी लड़ी, तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश का इंटेंशन बिल्कुल क्लियर था। क्या? कि इसको तुमको मुक्त कराएंगे, हम अपने में थोड़ी मिलाएंगे। और ऐसा अगर ना होता, पहला इंटेंशन 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश एक देश है, मान्यता किसने दी है? इंडिया ने। 16 दिसंबर 1971 आजाद बांग्लादेश, आजादी स्वतंत्रता दिवस कौन मनाता है? बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ में चलो भैया इसका नाम डालो, कौन पहल करा? भारत। भारत का इंटेंशन क्लियर था, जबकि हकीकत यह कहता है कि 47 से पहले जो पूर्वी पाकिस्तान था वो हमारा असम और इसके साथ सब मिल करके, है ना, हमारा तो हिस्सा था। तो एक बार लोभ आ सकता है ना कि मौका मिला है इसको अपने में मिला लेते हैं। नहीं, भारत ने धर्म की स्थापना की, लोकतंत्र की स्थापना की। मुजबिर रहमान को जो जेल में डाला था, कैसे डाले थे? एक सत्ताधारी सरकार को पलट उलट करके तुमने डाल दिया जेल में, और एक बड़ा लोकतंत्र वहीं आगे पीछे वहीं चौकड़ी काट रहा है। नहीं, घुस जाएगा। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश होने का परिचय दिया। भारत तख्ता पलट जैसे विचारधारा के खिलाफ काम किया, लेकिन एक चीज भारत क्लियर था, क्या? कि मुक्त बांग्लादेश बांग्लादेश रहेगा, भारत ना कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमको जमीन चाहिए। आप जरा कल्पना करके देखिए, आप जरा कल्पना करके देखिए कि अगर इस जगह पे चाइना होता तो क्या करता? सोच के देखिए। गरियाने का मन कर रहा है, हाँ? और ऐसे गाली देने का मन कर रहा है जो यहां दे नहीं सकते। यार ये क्या करके मानेगा? जो बांग्लादेश अगर चाइना होता तो जरा कल्पना कीजिए कि बांग्लादेश का क्या होता। इतनी लड़ाई के बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश होता? नहीं। अरे जिसका देश नहीं उस पर तो कब्जा करता, इतनी मेहनत करने के बाद छोड़ेगा वो? अगर आपको किसी देश के प्रकृति का पता करना है तो भारत कैसा देश है, इन तमाम घटनाओं से आंक सकते हैं। रामायण से लेकर के आज तक हमने किसी की छाती पर को अपनी छाती में नहीं समेटा, हमने उसको दे दिया, उसको अपनी जेब में रखो। डकैती हम पे खूब हुई है। और आपको क्या लगता है कि हमारे देश पे डकैती बहुत हुई तो ये रहस्य किसी से छुपा नहीं रह जाता कि हम अमीर भी बहुत थे, तभी तो डकैत आते थे, और जो डकैती करने आए थे वो दरिद्र भी बहुत ज्यादा थे।
तो भारत का इतिहास बहुत ही पढ़ें तो अच्छा लगता है, आनंद आता है, बस कहीं कष्ट भी आ जाता है रास्ते में, यार हमारे पुरखे बड़े झेले बेचारे, है ना, क्यों। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज ये भी है कि यार हम आदत से बाज नहीं आए। हाँ, मतलब झेलने वाली आदत आज भी है। किसी की वस्तु को उसकी है ये वाली परंपरा आज भी निभाते हैं। मतलब अपनी चीज लेने के लिए हम बरसों से सोचते रहते हैं, तो सोचो दूसरों की क्या ले पाएंगे हम। नहीं, ठीक हो गया, समझ में आ गया। रेस्पेक्ट बाउंड्रीज, सीमाओं का आदर करना। बांग्लादेश ने कितना आदर किया, तार उठा उठा के सब चले आए अंदर। हाँ, एनआरसी एनआरसी क्यों कर रहे हैं आप, ज्यादा झंझट तो यही है। और क्यों कहती हैं वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, नहीं लागू होने देंगे, नहीं लागू होने देंगे। सबका वोट लेती हैं वो, जो यहां का करोड़ एनआरसी निकलेंगे वहां। ठीक है, थर्ड लिखो, अगेंस्ट ईच अदर डोंट हेल्प एनी अदर कंट्री। समझ गया ना, अगेंस्ट ईच अदर काम लगा दो, डोंट हेल्प या डू नॉट हेल्प एनी अदर कंट्री। एक दूसरे के विरुद्ध किसी अन्य देश की सहायता न करना। हाँ, जैसे मान लो बांग्लादेश पे कोई दिक्कत है तो जो दिक्कत दे रहा हम उसका साथ देने लगे, ऐसा नहीं करेंगे यार। इसने माहौल खराब कर रखा है, अलर्ट खराब कर रही है, मन करता है इसे तो दबा दूं। हाँ? कागज खराब हो जाएगा। लात मार। हाँ, लात मारना, गो रेंज नहीं है, दो एक खिलाड़ी और तैयार कर। लिखिए, स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी, विश्व शांति और सुरक्षा को सुदृढ़ करना, दृढ़ करना लिख दो, विश्व शांति और सुरक्षा को दृढ़ बनाना, स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। लास्ट में लिखो, टू फाइंड अ सॉल्यूशन बाय नेगोशिएशन इन केस ऑफ डिफरेंसेस, टू फाइंड अ सॉल्यूशन बाय नेगोशिएशन इन केस ऑफ डिफरेंस, मतभेद की स्थिति में बातचीत से हल ढूंढना। भाई साहब, ये जब शादी हो ना तो ये सब टीटी लागू करना चाहिए। ये मंत्र पढ़ने से काम नहीं चल रहा है आजकल। पंडित जी जो विवाह में आजकल देखो, विवाह में क्या, हाँ भैया सुन ल, काम की चीज है, बाद में यह काम लिया। हाँ, नहीं नहीं, फिर भी दूसरे की शादी में काम करिएगा। लोटा वोटा उठाइएगा, दोनों पत्तल, कुछ तो सीख लीजिए। अपना नहीं हुआ तो क्या हुआ, और दोस्त यार हैं उनके शादी में तो कुछ काम है, विजय की शादी में चले जाइएगा। हाँ, कम से कम इनके तंबू वंबू लगवा दीजिएगा इनके घर के सामने। हाँ, विजय अपनी क्यों, दूसरों की शादी में नाचेंगे तो कम से कम माहौल तो बनाएंगे। भले ही आप ना करें। ठीक है, 4 लाख का बेडिंग पॉइंट, 1000-2000 रुपये की थाली खाते हैं, सब कुछ 2-3 घंटे में शादी उदी हो जाता है। और पंडित जी रात भर मंत्र वंत्र पढ़ते हैं। मंत्र के साथ साथ एक हिंदी में शपथ पत्र भी होना चाहिए। क्यों प्रत्युष भाई, मंत्र तो वो सब हमारे आचरण का हिस्सा है, विवाह शादी में अपना हो गया, लेकिन जो साफ साफ बात होनी चाहिए क्या,
कि दोनों एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और इसमें व्याख्या हो जाए, आंतरिक हस्तक्षेप का मतलब यह है कि उसके मायके की तरफ का कोई बात पर और इसके ससुराल की तरफ पे पता चला कि सास ससुर आए तो पत्नी को दिक्कत हो रही है और पत्नी की तरफ से कुछ हो रहा है तो पति को दिक्कत हो रहा है, अतः इस पर हस्तक्षेप न किया जाए। दूसरा है कि सीमाओं का आदर करें। सीमाओं का आदर करें। डिग्निटी, इक्वलिटी, फैटर्निटी, है ना, में सिमिलरिटी हो, भातृत्व प्रेम बना रहे। पति पत्नी एक ही साइकिल के दो पहिए हैं, स्कूटर मत बोलिए बहुत तेज चलता है, साइकिल ठीक है। दूसरा आप कह सकते हैं एक दूसरे के विरुद्ध अगर कोई है तो आप उसके विरुद्ध नहीं होंगे। ठीक, आपको लग रहा होगा कि अजीब बात है, उनसे पूछिए जो इस जिंदगी में हैं। और इतना छोड़िए, उनसे पूछिए जो 3 परिवार न्यायालय खुले हैं, 4 साल 3 साल की शादी। मैं आपको बता रहा हूं, आप बेटा क्लास ओवर हो गई है, मैं आपको बता रहा हूं 3-4 साल की शादी में कितनी उम्र होती है? कितनी उम्र होगी भाई? 4 साल की शादी में कितनी उम्र होगी किसकी? है ना, लफंटर की तरह घूमते